आज हमारी मेहमान है अमृता सुभाष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावी के उस पार सजनवा। मैं बंसी कॉल सुनता हूँ तो मुझे एनएसडी वाला डायलॉग याद आता है। सेट बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, फेविकॉल, थर्मोकोल और बंसी कॉल। अनीस बज़मी सर मुझे तापसी के एक पार्टी में मिले थे। तापसी पन्नू की? हाँ। वो पार्टियां करती हैं? अब मुझे तो बुलाया था भाई। सब याद रखा जाएगा। आप शायद किसी जी। अरे मैं हूँ यार, मैं हूँ। मैंने मान लिया आपको, क्यों 2 बार बोलना पड़ रहा है? अबे मतलब लल्लन टॉप पे आके एडिटर को तो बात क्या कर रही थी मैं, वो भी भूल गई ना इस सब चक्कर में मैं। तुम्हारा एनएसडी बैच कौन सा था? 99। और कौन कौन था बैच में? मैं और हिबा तो परेशान हो जाते थे क्योंकि बार बार अरे नसीर की बेटी आई, अरे ज्योति की बेटी आई। हमारा तो दिमाग खराब। नेपोटिज्म। आपने निर्मला में लीड रोल किया था जी। कैसा था गुलजार के साथ काम करना? उन्होंने कहा लोरी सुना तो मैं गाने लगी, लिंबोणीच्या झाडा मागे। अरे वाह सुंदर होगी कास्टिंग। भरतनाट्यम के क्योंकि कुछ कुछ हिंदी वर्ड याद नहीं आते थे ना, वो नहीं होता है, वो है। अनुराग कश्यप के साथ आपने रमन राघव की है। डर, घृणा, जुगुप्सा एंड दैट ब्लैंकनेस, और जब वो ऐसे कपड़ा हटाती है और वो देख रही है उसको, यू आर टू गुड। हर रोज आके मुझे बताता था अब ये किरदार ऐसे करता, और कट ही नहीं बोलता था। टाइम के बाद मैं बोलती थी भाई कट बोलो, कट। तो क्या मतलब हंस क्या रहे हो यार, कट तो बोलो। मैं सेक्रेट गेम्स जब कर रही थी, पहला मेरा सीन शूट हो रहा था और जाते हुए ना मेरे से कुर्सी गिर गई और मैं आउट ऑफ फ्रेम गई और मैं ओह शिट सॉरी करके मैं फ्रेम में वापस आई। तो अनुराग ने कहा तो आपने गली बॉय की, रणवीर सिंह की मदर का रोल, एक जिच भी रही होगी कि रणवीर आपसे क्या 7-8 साल छोटे होंगे। जोया ने भी पहली बार मुझे जब देखा तो उसने कहा अरे यार तुम तो बहुत ही छोटी हो। नो सॉरी मुझे तो लगा था कि तुम। मैं गई और मैं ठक दरवाजे पे मारने लगी, जो शॉट कंटिन्यू नहीं होने वाला है। और फिर जोया देख रही है वो सब हो रहा है, एंड देन उसने कहा जय फोकस चेक कर लो यार कि अगर फोकस नहीं है पूरा बेकार हो गया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये सिनेमा अड्डा है। बहुत मौज आने वाली है, बहुत तसल्ली से बातें होने वाली हैं क्योंकि बहुत कमाल की एक्ट्रेस आज हमारी मेहमान है। हालांकि मुझे मेहमान बोलते हुए थोड़ा जी मेरी अटपटा रही क्योंकि ये हमारी दोस्त हैं, बहुत बढ़िया होस्ट हैं, बढ़िया खाना खिलाती हैं और एकदम चूचू चिर्रों की तरह चरपी रहती हैं। बचपन से गौरैया वाले गाने गा रही हैं। इनफैक्ट इन्होंने शब्द और अक्षर बाद में सीखे, पहले गाना सीखा। बहुत बढ़िया गाना गाती हैं। गाने का एक टैलेंट हंट था, उसमें फाइनलिस्ट रहीं। नेशनल अवार्ड विनर हैं, श्वास फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर भी जीता है। आपने अगर आप हिंदी भाषी हैं तो इनको यत्र तत्र देखा होगा। अच्छा, गली बॉय में देखा, लव स्टोरीज़ में देखा, चोक्ड में देखा, किल्ला में देखा, और मराठी में तो ये बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं, पर उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा इनकी मम्मी थी, क्योंकि इनकी मम्मी और भी तोप हैं। तो अभी शूट शुरू होने के पहले हम लोग कह रहे थे कि यार ये एक अलग नेपोटिज्म चल रहा है कि मम्मी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस, वो भी एनएसडी पास आउट, नसीर साहब के ज़माने की जो शुरुआती बैच था, पहला बैच था नहीं शुरुआती, हाँ शुरुआती बैच। उसके बाद ये भी एनएसडी से पढ़ी तो इनका भी तोप बैच। तो ऐसी बहुत कमाल की और हमारी बहुत प्रिय अमृता सुभाष आज हमारी मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये गौरैया वाली बात मुझे बहुत क्यूट लगी कि आपने, ये क्रेडिट जाता है हमारी जो सिनेमा की टीम है। बिल्कुल, मतलब गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वो टीम इतनी अच्छी रिसर्च करती है कि हमारे ज़्यादातर जो फिल्मी बिरादरी के दोस्त हैं वो बड़े अभिभूत रहते हैं, करे ये भी पता है। बिल्कुल, तो मैं एकदम दंग रह गई वो बात सुनकर। हाँ, तो सबसे पहले आप हमें वही राइम सुनाइए, लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि अमृता का एक बहुत कमाल का प्ले है जिसका नाम मैंने असेन मी नसेन मी रहे ना रहे हम जी, हिंदी में अगर इसका तर्जुमा हो। ये मराठी में नाटक है और बतौर डायरेक्टर ये इनका पहला नाटक है। इसमें शुभांगी गोखले, नीना कुलकर्णी, ये मराठी जगत के बहुत बड़े नाम हैं, बड़े हस्ताक्षर हैं, और ख़ुद अमृता ने काम किया है। सो बतौर डायरेक्टर इनका डेब्यू हो गया है। हालांकि नाटक और फिल्में तो ये लगातार कर ही रही हैं। और जारण के नाम से एक फिल्म आ रही है, ये मराठी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ब्लैक मैजिक, और ये 6 जून को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दिखेगी। इस फिल्म के साथ एक बड़ी कमाल बात यह है कि अनीस बज़मी जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग वेलकम और भूल भुलैया जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। ये बहुत ही
कमाल की प्रयोगधर्मी फिल्म है, पर वैसी प्रयोगधर्मी नहीं करे यार बोर हो गए, वैसी नहीं है ये। बिल्कुल आपको अपने हुक पे रखेगी और बहुत मल्टी लेयर्ड फिल्म है। देख लिया है उसके बाद तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोग बिना देखे भी सितारे बांट देते हैं। और इनकी एक और फिल्म है जो अभी हिंदी में आई है, चिड़िया के नाम से, जिसमें अमृता हैं, विनय पाठक हैं। तो ये 2 फिल्मों का एक फौरी कंटेक्स्ट है, पर ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि अमृता की ज़िंदगी के कुछ पड़ावों को जानने की कोशिश करें। पर सबसे पहले आपको हमें वो राइम सुनानी पड़ेगी, हैं? चिवताओ चिवताओ येऊ का घरात। अरे बचपन में ये गाना माँ मुझे सिखाती थी। चिवताई चिवताई येऊ का घरा, ये रे बाबा कावळे दादा लवकर ये घरा, कडाम कुडुम काय खातो रे, कत्रीची सुपारी मी खातो रे, मला दे मला दे मला दे जरा, संपली संपली जातो मी घरा। ये वो गाना था। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, जब मैं बोल नहीं रही थी, इतनी मैं छोटी थी कि अभी मैंने बातें करना शुरू ही नहीं किया था, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने एकदम से ऐसे कहा आ। तो माँ ने कहा फिर से करो फिर से। तो मैंने कहा आ। तो माँ को पता चला कि अरे ये गाना गाने की कोशिश कर रही है। तो माँ मुझे हमेशा बताती है कि मेरे पहले जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं वो गाने में बोले थे मैंने। टेल अस अबाउट योर मदर, ज्योतिष सुभाष जी। जी, जिनको पता नहीं है, गली बॉय में जो मेरी सास बनी थी वो मेरी एक्चुअल मदर है, मेरी माँ है। जो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जी, यार वो क्या बैच रहा होगा बताओ। मतलब ये सारे लोग एक साथ हैं, निर्देशक भी काफ़ी, बंसी कौल से लेके सब एक बैच में। मैं बंसी कौल सुनता हूँ तो मुझे एनएसडी वाला डायलॉग याद आता है, सेट बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, फेविकोल, थर्मोकोल और बंसी कौल। ये आप ही लोग टाइम का है या बात का डायलॉग है? बोलते थे हमारे वक्त भी बोलते थे ये बात, तो ये तो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी से। तो ये हम लोगों का रिग्रेट रहा कि हम उन्हें गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में नहीं बुला पाए। लेजेंडरी फिगर। एग्जैक्टली। तो वो मेरे मतलब माँ के बैचमेट और वो सब। तो जब मैं छोटी थी, लेकिन माँ ने, जब मैं और मेरा भाई, उनका जब वो हम इस दुनिया में आए, तो माँ ने काम छोड़ दिया, बिकॉज शी थॉट दैट मुझे इनकी तरफ ध्यान देना है जब ये छोटे हैं। तो उसके बाद जब वो फिर से काम करने लगी, तब मैं एकदम दंग रह जाती थी उनको देख के कि भाई घर में तो भाकरी बना रही है अपना आराम से, हमारे भाकरी बनती है ना, और माँ का लखनवी चिकन। तो यार भाकरी क्या होता है? भाकरी जवार की बनती है हमारे यहाँ महाराष्ट्रियंस में। जवार की रोटी ही हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करके वो ऐसे थाप के ना बनाते भाकरी, और माँ के हाथ की तो मतलब कमाल की। मैंने झुनका भाकरी बहुत खाई है, पर ये मैं उलाहने के स्वर में कह रहा था कि जितनी दफा किसी खाने का जिक्र हो तो माँ भाकरी घर पे बना रही है। हाँ। लेकिन तब वो तुगलक नाटक मैंने पहली बार उनको करते हुए देखा। सत्येंद्र दुबे जी, शी वाज इन तुगलक, सौतेली माँ का रोल। वाह। और सत्येंद्र दुबे जी वाज द डायरेक्टर। तब मैंने दुबे जी को भी पहली बार देखा, मैंने कहा ये क्या इंसान है, अलग ही थे यार वो। मुझे नहीं पता था बाद में जाके मेरे गुरु बनने वाले हैं, लेकिन ऐसे चिल्लाते थे और माँ को ऐसे बोलते थे, बहुत चिल्लाते थे ना, तो उनका रोना यहाँ तक आता था। तो दुबे जी बोलते थे अगर आंसू नीचे गिरा तो देखो, तो माँ बोलती थी लेकिन अब यहाँ तक आ गया, मैं नीचे तो गिरेगा ना, अब उस आंसू को मैं वापस कैसे ये करूँ। लेकिन ये माँ घर पे आके ये बातें बताती थी और मैं देखती थी वहाँ जाके ऐसे कुछ माँ बदल जाती है, ये क्या होता है इनके अंदर, ये क्या हो रहा है। घर में अलग, स्टेज पे अलग। तो मुझे वो मज़ा आता था उनको देखने में। तो मुझे तभी से फिर वो मैजिक लगने लगा। लेकिन स्कूल में जब मैं थी तो सिर्फ गाने में रहती थी, मैंने कभी नाटक में काम नहीं किया। लेकिन माँ को जब से देखने लगी, मुझे लगा कि ये मुझे देखना है, करना है। और तो जब स्कूल से मैं घर आती थी तो मुझे वो अलकाजी साहब की कहानियाँ बताती थी। उन्होंने सारे नोटबुक्स रखे हुए थे क्योंकि अलकाजी साहब उनके पढ़ाते थे। डू यू हैव दोज नोटबुक्स? या आई हैव दोज नोटबुक्स एट होम। उनके माँ के हस्ताक्षर में उन्होंने सब लिखा हुआ है। कभी आपने पब्लिश करने का सोचा इसे? मैं सोच रही हूँ, क्योंकि यू मस्ट, है ना, क्योंकि वो इडिपस के बारे में बताती थी, हम वो लाल किले में कैसे उन्होंने नाटक किया उसके बारे में बताती थी, और अंधा युग एग्जैक्टली कैसे वो सब बताती थी। एक जापानीज प्ले किया था, मैं डर गया था, उसमें जिस तरह के डायलॉग बोलते थे उस तरह का वो सब करके दिखाती थी। तो माँ ने एक अलग एक मतलब वर्ल्ड ही खोल रखा था मेरे। कौन सा बैच था ये? 72 मुझे लगता है, 72 या 33 होगा कुछ तो ऐसे। हाँ। तो ये सब चलता था। और फिर माँ घर पे ना खाना खाने के बाद ऐसे कुछ लेके बुदबुदाती रहती थी स्क्रिप्ट को लेके। तो मुझे लगता था क्या कर रही है और मतलब क्या है। तो मैं बोलती थी मम्मी क्या कर रहे हो आप?
तो बोलती थी तालीम करते हैं, मतलब रिहर्सल मैं कर रही हूँ। तो बोलती थी शाम को रिहर्सल है ना, तो ये क्या है। तो माँ ने एक बहुत अच्छी बात, वो आज तक मेरी जहन में रह गई है सौरभ की। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ रिहर्सल तो है, लेकिन देखो ये कोई भी जो किरदार है ना, वो एक इंसान है। वो अकेले में अलग बात करेगा और 4 लोगों में अलग बात करेगा। तो जब मैं रिहर्सल जाऊंगी तब वो अलग बात करेगा मुझसे, ये जो मैं किरदार निभा रही हूँ। लेकिन जब मैं और वो दोनों ही हैं साथ में, तो कुछ शायद उसके सीक्रेट मुझे पता चल जाए, क्योंकि मुझे उसको मुझे सकारना है, उसको मुझे ये करना है ना, तो आई नीड टू नो हर सीक्रेट्स। वो तो उसके साथ अकेले वक्त बिताना चाहिए। कोई भी किरदार तुम जब करोगी तो ना उसके साथ अकेले बैठ जाओ। ये कितना सुंदर शब्द है, ये मराठी का शब्द है सकारना। हाँ, क्योंकि हिंदी में निराकार साकार है, हाँ, पर ये मराठी किसी का को शब्द है, किसी ऐसे को हाँ देह बख्शने के लिए सकारना इज अ वेरी गुड यूज। हम साकारण म्हणतो आम्ही, तो उसको मैंने हिंदी में ऐसे ही मरोड़ नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसे ही करिए, इसी बहाने हमारी शब्द संपदा समृद्ध होगी। मुझे गुलजार साहब ये बात कहते थे कि मैं, जब आप लोग निर्मला शूट कर रहे थे। नहीं हम निर्मला शूट कर रहे थे, उसके पहले वो ना कुसुमाग्रज हमारे यहाँ के जो महान बहुत बड़े कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको है, तो गुलजार साहब चाह रहे थे कि उनको उर्दू में लिख कर आए उनकी कविताएं। तो उन्होंने मुझे कहीं पे कुसुमाग्रज जी की एक मराठी कविता बोलते हुए देखा था। कौन सी? उसका नाम है रद्दी। उसके मायने ये है, क्योंकि वो मराठी कविता है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप हैं ये यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसे बच के हैं। अरे हैं क्या? तो एकदा रेशन संपल्यावर घरातली रद्दी विकायला काढली. एकदा रेशन संपल्यावर घरातली रद्दी विकायला काढली तेव्हा तू हसत म्हणालीस, तुमच्या कवितांचे कागद यात घालू का, तेवढंच वजन वाढेल. तेव्हा तू हसत म्हणालीस, तुमच्या कवितांचे कागद यात घालू का, तेवढंच वजन वाढेल. मी म्हणालो, जे काम काळ उद्या करणार आहे ते तू आज करू नकोस. मी म्हणालो, जे काम काळ उद्या करणार आहे ते तू आज करू नकोस. तुझ्या डोळ्यात अनपेक्षित आसव तररली. तुझ्या डोळ्यात अनपेक्षित आसव तररली आणि तू म्हणालीस, मी तर नाहीच. पण काळही ते काम कधीच करणार नाही, कधीच करणार नाही, कधीच करणार नाही. तो जिनको ना पता चला हो, मतलब रद्दी घर पे बीवी है, कुसुमाग्रज जी ने लिखा हुआ है कि उनकी बीवी रद्दी बेचने के लिए इकट्ठा कर रही है. मजाक में उन्होंने बोल दिया कि आपकी कविताओं के कागज इसमें डाल दूं रद्दी में. तो कुसुमाग्रज जी ने उनसे कहा कि जो काम समय कल करने वाला है वो तुम आज मत करो. तो अचानक उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं तो नहीं, समय भी ये काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा. And she was so right. Isn't it? See, मैं अभी भी बोल रही हूँ ना उनकी कविताएं. हाँ. तो ये उन्होंने जब देखा गुलजार साहब ने, तो उनको ये लगा कि वो जो उर्दू करने वाले हैं उसमें मैं उनके साथ रहूं. तो मैंने कहा, मुझे नहीं आता हिंदी उर्दू. उन्होंने कहा, नहीं, मराठी का जो भाव है वो तुम मुझे अपनी तरफ से जैसे तुम्हें लगता है तुम समझाओ मुझे, जो भी है. तो मैं ना सौरभ भरतनाट्यम के, क्योंकि कुछ हिंदी वर्ड याद नहीं आते थे ना, वो नहीं होता वो ऐसे, मतलब इस तरह से मैं गुलजार साहब ऐसे बैठे रहते थे, फिर ऐसे करते थे, हाँ समझ गए, अभी बैठ जाओ नीचे. तो मैं उनके ऑफिस, तो तुम उठ के भरतनाट्यम करके उनको वर्ड एक्सप्लेन, कविता, क्योंकि कुछ हिंदी लफ्ज मुझे याद नहीं आते थे ना कि इसके लिए हिंदी क्या वर्ड. जैसे कोई वर्ड है याद एन वक्त पे, जैसे अंबारी मतलब हौदा, अंबारी मुझे बताऊं कैसे, वो हाथी अंबारी हाथी. फिर मैंने ऐसे सब कुछ करके फिर मैंने स्वानंद को, मैं पूछ रही स्वानंद अंबारी, फिर उसने मुझे भेजा. स्वानंद इज योर बैचमेट? नो, स्वानंद इज सीनियर टू मी, लेकिन मेरे दोस्त है. स्वानंद जी क्यों मेरी दोस्ती, तो गाने की दोस्ती. आपको पता है वो NSD पहली बार आए मेरे सीनियर, तो किसी ने बोला, अरे यार लड़की गाती बहुत अच्छा, और मेरा रावी के उस पार आपने तो सुना हुआ है, तो मुझे रावी लड़की ही बुलाते थे. मैंने सुना है, दर्शकों ने नहीं सुना है. तो आप जिन जिन चीजों का रेफरेंस आ रहा है तो गुनगुनाते हुए चलिए. अच्छा. रावी के उस पार सजनवा, रावी के उस पार, रावी के उस पार सजनवा, रावी के उस पार. प्रेम का दरिया,
प्रेम का दरिया, प्रेम खेवैया, प्रेम का चापू, प्रेम की नैया, त्यज के सब संसार, सजनवा रावी के उस पार। प्रेम पुजारी बनकर आजा, प्रेम शिकारी बनकर आजा, प्रेम पुजारी बनकर आजा। प्रेम पुजारी बनकर आजा, प्रेम शिकारी बनकर आजा, आजा 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 करके पार, सजनवा रावी के उस पार। इस दुनिया से दूर, इस दुनिया से दूर चलेंगे, प्रेम नशे में चूर रहेंगे, प्रेम नशे में चूर रहेंगे, गाएंगे गीत मल्हार, सजनवा गाएंगे गीत मल्हार, सजनवा रावी के उस पार, रावी के उस पार, रावी के उस पार। वाह, I was almost on the verge of crying. This was so सात्विक. इतना अद्भुत गाया आपने। ये जो बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब जब भीतर का सन्नाटा दुष्टता दिखाए, जब जब बाहर का शोर मन को बहुत आक्रोशित कर जाए, तब तब स्वर की शरण में जाओ। जिससे भी राग लगे उससे राग लगाओ, लेकिन सुनो और गुनो तो कई ताप हैं जो घट जाते हैं। अभी मैं आपको सुन रहा था तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये कितना सात्विक अनुभव है अपने आप में कि कोई गा रहा है इतनी तन्मयता के साथ और इतने सुर में, और आपको फर्स्ट हैंड सुनने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई एम सो हैप्पी कि अब ललन टॉप के करोड़ों दर्शकों को भी ये सुनने को मिलेगा। ये इस गाने की भी और एक हिस्ट्री है। ये गाना सुहास जोशी, जो मेरी माँ की सीनियर थी स्कूल में, जो हमारे, उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, काफ़ी एक्ट्रेस हैं सुहास, उन्होंने माँ को ये गाना सिखाया था। माँ ने मुझे सिखाया, मैंने कुछ और लोगों को सिखाया। तो मतलब ये गाना ना ऐसे, और ये वैसे मराठी गाना है, भातखंडे साहब जो थे हमारे यहाँ के। पाहू रे किती वाट सजना, पाहू रे किती वाट, मतलब उसमें वो ये गाना है। और ये तो रावी, तो मुझे रावी लड़की बुलाते थे स्कूल में। वो रावी लड़की किधर है, रावी लड़की को बुलाओ। स्वानंद भाई नहीं, तो स्वानंद भाई को किसी ने बताया यार ये गाती है, तो स्वानंद भी तो मतलब हमें तो सब पता है कि, तो स्वानंद जब आया तो किसी ने बताया गाती है। तो हम, वो विकृष्ट मध्यम है ना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वो वहाँ पे हम दोनों बैठ गए। हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। वो एक गाना गा रहा है, वो मुझे कुछ सिखा रहा था, वो मुझे कुमार जी का, उसने बड़ा अच्छा, यार हमें गाने का ही ना मेरा प्रोग्राम हो जाए, लेकिन उसने एक अच्छा सिखाया तब। 2 ही लाइन। दळ रे बादल बीच चमक्यो तारा, दळ रे बादल बीच चमक्यो तारा, तो सांझ परे पियू लागे प्यारा, तो सांझ परे पियू लागे प्यारा, क्यों रे जवाब करूँ रसिया से, जवाब करूनी तो पापे करोनी, दळ रे बादल बीच चमक्यो तारा। तो ये उसने मुझे वापस सिखा दिया, है ना। ये स्वानंद की आवाज में। कुमार जी का जन्म 100 वर्ष अभी बीता है। अरे 100 बरस के होते हैं। तो हम सौरभ 2 घंटे गा रहे हैं। फिर ना किसी ने मुझसे मराठी में बात की, तो मैंने कहा हम ही येते। तब वो मुझे बोला, अबे नाम क्या है तेरा, तू मराठी है, तू मराठी बोल सकती है।
तब तक मैंने कहा मेरा नाम अमृता है, आपका क्या नाम है? तो बोला स्वानंद। 3 घंटा हम लोग गा रहे, एक दूसरे का नाम तक पता नहीं है, कौन सी भाषा कहाँ से आए कुछ पता नहीं है। तो ऐसी हमारी मुलाकात, तो ऐसी हमारी दोस्ती स्वानंद की और मेरी। क्या बात है ना? कल आएगा मेरा नाटक देखने। स्वानंद दादा, मैंने दिल्ली में अच्छी रबड़ी खोज ली है। दिस वाज फॉर यू। अच्छा, हाँ, मैं उसको कल मैं बोल ऑन कैमरा बातचीत चल रही थी जब वो आए थे गेस्ट इन द न्यूज रूम में, तो बोले यार दिल्ली में रबड़ी अच्छी नहीं मिलती है, तो मैंने इतनी अच्छी रबड़ी खोजी, तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि मैंने खोज ली है। कल उसको बोल दूंगी सौरभ ने मैसेज भेजा है। एक दिल्ली में वसंत विहार इलाके मेरा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है खीखी। अच्छा, दे मेक वेरी इंटरेस्टिंग कॉकटेल्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंडियन फूड। तो मुझे लंच करना होता है तो मैं कैफे लोटा जाता हूँ, प्रगति मैदान के पास है। अच्छा। आप नेक्स्ट टाइम आओगे मैं आपको पक्का लेके चलूंगा। Done. अभी तो आपकी फ्लाइट है। हाँ। और शाम के लिए खीखी, तो वहाँ पे एक रबड़ी आती है, फालूदा रबड़ी। अच्छा। एनीवेज, मैं बदनाम हो गया हूँ मैं खाने पे बात करने के लिए, आई वोंट। तो ये तो एक एनएसडी वाला दौर है और माँ का जिक्र हुआ, पर अभी सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके अभी मैं जारण पे आ जाता हूँ जी। ये थोड़ा इस फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, और जो मैं कह रहा हूँ बड़ी लेयर्ड फिल्म है जी, क्योंकि सारे डर बाहर नहीं होते हैं एग्जैक्टली। और वो हमेशा भीतर से ईंधन पाते हैं। तो इस फिल्म का क्या कथानक कैसे बुना गया, कैसे आपको अप्रोच किया गया, फिर आप रोल में कैसे पैबस्त हुए, वो सब बताइए। ऋषिकेश गुप्ते जो हैं वो हमारे यहाँ के बहुत मराठी के बड़े नॉवेलिस्ट हैं। उनके कई उपन्यास, हाकामारी नाम का एक उपन्यास है उनका, दंशकाल तो इतना बड़ा, मतलब उसका कोई सोच भी रहे कि उस पर कुछ बनाया जाए, इतना कमाल का उन्होंने लिखा हुआ। और उनका जो जॉनर है वो यही है कि डर का, या फिर हॉरर तो नहीं कह सकते, लेकिन रहस्य का उनका पूरा माहौल वो बनाते हैं। तो वैसे भी मैंने उनकी नॉवेल्स पढ़ी हुई थी, तो मैं उनकी वैसे भी फ़ैन थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो जब ये कहानी लिख रहे थे, तो मैंने जो नाटक किया था ती फुलरानी, जो माय फेयर लेडी का मराठी वर्जन है, उसमें मैं गाती थी, उसमें मेरी एक सोलोलोकी थी। तो वो उन्होंने टीवी पे कहीं पे देख ली मुझे परफॉर्म करते हुए। तो उनको लगा कि वो जो किरदार लिख रहे राधा नाम का, उसको एक जो ट्रांस वो इमेजिन कर रहे थे वो ये लड़की करेगी। तो लिखते हुए उन्होंने मुझे रख के मतलब उन्होंने लिखा, मेरे लिए ही लिखा, ऐसे वो कह रहे थे मुझे बाद में। और एक एक्टर के लिए मुझे लगता है कि पूरा बंधा हुआ स्क्रिप्ट जिसमें आपको इमेजिन किया गया है, उससे अट्रैक्टिव कोई चीज़ नहीं मुझे लगता है। क्योंकि कई बार पूरा स्क्रिप्ट मिलना आपको, वही उसमें सब पूरा आपका ग्राफ आपको दिख रहा है। तो जैसे वो पहली बार मुझे मिलने आए, उन्होंने जैसे पढ़ा, वो पूरा इतना ग्रिपिंग था, और उन्होंने खुद पढ़ा और मुझे लगा। और अमोल भगत जो हमारे पुराने दोस्त, जिनको मैंने, सचिन कुंडलकर जी की मैंने फिल्म की थी गंध नाम की, जिसमें मेरी जो कहानी थी उस पर अय्या बना बाद में, तो मेरा जो किरदार था वो रानी मुखर्जी ने उसमें निभाया था, जो अनुराग ने प्रोड्यूस किया था। तो वो जो फिल्म थी उसमें ये लड़का आया था अमोल भगत, जो ऐसे होता है ना, नया आया हुआ एक दुबला पतला लड़का सेट पे घूम रहा है, सब उसकी खींच रहे हैं, उसको किसी ने बोल दिया कुछ ये लेके आओ जो होता ही नहीं है चीज़, और वो घूम रहा है, मुझे कुछ क्या ब्लू कुछ तो चाहिए, जो चीज़ ही नहीं है उसको बोल रहे हैं, उसकी खिंचाई होती है। वो लड़का आज प्रोड्यूसर बना है भाई, और आई एम सो इमोशनल। उसको मैंने देखा है हर फिल्म के साथ ईपी बनते हुए, चढ़ते चढ़ते, और इस कंटेंट के साथ वो खड़ा रहा है। और जिस तरह से ऋषिकेश को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बिना किए उसने इस फिल्म बनने के लिए वो उसके साथ खड़ा है, तो इनकी ये जोड़ी बहुत ही मुझे यूनिक सी लगी। और फिर हम सब लोग, जैसे मिलिंद जोग जिन्होंने ये सिनेमाटोग्राफी की है, हम सब लोगों को लगा कि ये फिल्म आनी चाहिए, पर्दे पे आनी चाहिए। तो हमने बाकी सब चीज़ें बाजू रखी और हमने कहा वक्त निकालो और ये फिल्म करते हैं। शूट कहाँ पे की? शूट हमने पूना में की और भोर में की, अलग अलग जगह पे शूट। वो जो घर वाला सेट है, वो घर वाला पूना में भूगाव करके है वो है, और भोर में एक वाड़ा है, वहीं पे भी, वहाँ पे भी शूट की। और सब लोगों ने ना, मतलब एक फिल्म तो ब्लैक मैजिक पे है, लेकिन काफ़ी वाइट मैजिक होता रहा फिल्म के दौरान, कि सारी अच्छी चीज़ें घटती गई। मुझे लगता है कि फिल्म का भी एक नसीब होता है कि उसके साथ क्या होगा। तो भले और अमोल का ये था कि हम सब लोगों ने हालांकि हम उसको बोला था कि पैसा वैसा ठीक है, हम जितना वक्त चाहिए हम देंगे, लेकिन उसने फिल्म बनाते वक्त कुछ भी इधर उधर नहीं देखा। उसने पूरा जिस लगन के और जिस मतलब पैसे के साथ वो उतरा वहाँ पे, मैं उसके लिए बहुत उसकी मतलब सराहना करूँगी। ये अमृता के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे दादा हैं, संदेश दादा, पति भी हैं अमृता के। तो उनका नाटक है, हिंदी में फिर से हनीमून के नाम से है और मराठी में पुरुष हनीमून से।
कोविड के दौरान बीच में बंद रहा था, अब इन्होंने मराठी में तो शुरू कर दिया है। मेरी गुजारिश है कि हिंदी में भी। हिंदी में तो हो गए, हिंदी में भी 25 शो हो गए हैं। अरे तो दोबारा से करिए, हाँ, दोबारा दिल्ली से, और बाकी बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल, भारत में लेके आइए। तो हाँ, क्योंकि मैं चाह रही थी अमेरिका घूम आई, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया नहीं आ रही है। नहीं सच में, क्योंकि मैं चाह रही थी, मेरे आप जैसे जो दोस्त है, नवाज देखे, विद्या देखे, सब विद्या जी ने वगैरह तो देख लिया, बालन ने वो बम्बई में, लेकिन आपके लिए अब दिल्ली में खास शो किया जाएगा हिंदी का, ये मेरा वादा रहा। तो तब मैं गुलजार साहब से पूछती थी मैं ये कैसे लिखूं, मुझे नहीं आ रहा है हिंदी में। तो मुझे कह रहे थे कि जैसी तुम्हारी हिंदी है ना वैसी लिखो, क्योंकि वो जो कपल है वो देशपांडे बताए हैं ना, तो देशपांडे मेरे गुलजार साहब की हिंदी मत लिखो उसमें, उर्दू वो सब मत लिखना, एक आध मराठी बोल लो उसमें, वही तो लहजा ना उस चीज़ का, वही तो मज़ा है। तो वो जब आपने अभी बात की ना कि बीच में आप मराठी इस्तेमाल कर सकते, तो मुझे गुलजार साहब की फिर से वो बात याद आ गई। गुलजार साहब मुझे बार बार याद आ रहे हैं ना आज, तो आते ही रहते हैं। तो हाँ, तो इसलिए अमोल की मैं बात कर रही थी कि वो जिस तरह से खड़ा है इस फिल्म के पीछे, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। और सारी टेक्निकल टीम कमाल की है। और तो ऋषिकेश के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब अनीस बज़मी सर मुझे तापसी के एक पार्टी में मिले थे। तापसी पन्नू की? हाँ। वो पार्टियां करती हैं? हाँ, कि अब मुझे तो बुलाया था भाई। सब याद रखा जाएगा। ये दिन की पार्टी थी, ये रात की पार्टी थी? ये तो शाम की पार्टी थी यार, मजे कर रहे थे हम सब लोग। नाइस, है ना। तो वहां पे मैंने देखा सर बैठे हुए थे, तो मैंने यार, मेरा तो बहुत शाय किस्म की वैसी हूँ कि मतलब कि मैं किसी भी निर्देशक को जाके नहीं। आप शाय किसकी? जी। अरे मैं हूँ यार, मैं हूँ। मैंने मान लिया, आपको क्यों दो बार बोलना पड़ रहा है? अबे मतलब मैं किस तरह से कह रही हूँ कि अभी शायद नहीं सुनो ना, लल्लन टॉप पे आके एडिटर को अबे देखो दोस्त होता है तो ये उसको सुनना पड़ेगा। मुझे अभी 2 दिन पहले ही बहुत नहीं अच्छा है, मैं 2 दिन पहले ही मुझे ज्ञान मिला है कि हमारे यहाँ तुम नहीं होता, हमारे यहाँ तू होता है। माँ से भी तू करके बात करते हैं। पर हाँ, मराठी में प्यार से तू ही बोलते हैं, तो मुझे अनुराग की वजह से मैं आप पे, क्योंकि वो तो सबको आप, तो मैं भी उसे तुम आप ये मेरा होता रहता है, लेकिन प्यार से हम तुम ही बोलते हैं मराठी के लोग। तो मतलब अबे तो मतलब प्यार से। हाँ गो है। तो बात क्या कर रही थी मैं, वो भी भूल गई ना इस सब चक्कर। अनीस बज़मी मिले हाँ, तापसी की पार्टी में, यू अप्रोच्ड हिम। हाँ, तो मैंने क्या किस तरह से शायद कि मैंने किसी भी निर्देशक को ये जाके आज तक नहीं बोला है कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो सर को भी मैं ये तो नहीं, मुझे लेकिन सर को ये बोलना था कि सर एज एन ऑडियंस मैं आपसे मिल रही हूँ, जब कभी लो लगता है ना वेलकम देख के हंसती रहती हूँ, कुछ सीन्स है वो देख के मैं हंसती हूँ बहुत। तो मैंने उनको बता दिया, तो उन्होंने कहा हाँ देखते हैं अमृता जी, कुछ बता दीजिए मराठी। उन्होंने धमाका देखी थी, तो उन्होंने कहा वो काम मुझे अच्छा लगा है, मराठी भी होगा, चलिए देखते हैं, बताइए। तो मुझे लगा ऐसे ही बोला होगा, पता नहीं क्या है। तो जब पोस्टर आया जारन का, तो मैंने ऐसे ही उनको भेज दिया, मनन को, उनके मैनेजर को, और सर ने फिर बुला के फिल्म देखी, और नाउ ही इज कम एज अ प्रेजेंटर। और जिससे मैंने जो कहा कि अमोल और ऋषिकेश जो इतना सच्चा काम कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट ही हैज कम ऑन बोर्ड एज अ प्रेजेंटर। ये आप कई दर्शकों को कई बार अचरज होता होगा कि अनुराग कश्यप या विक्रमादित्य मोटवाने या अनीस बज़मी, ये सब लोग इतनी ज़्यादा फिल्में कैसे प्रेजेंट कर लेते हैं। दरअसल जब भी कोई बड़ा नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ता है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इन लोगों का ये मकसद रहता है कि ये अच्छा काम है, किसी भी भारतीय भाषा में वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई उनको एक इंट्रोडक्टरी नोट मिल जाता है कि भाई सो एंड सो भी जुड़े हैं, तो एक फुटिंग मिल जाती है। राइट, एग्जैक्टली मतलब जो शोज हमें मिलेंगे उसके लिए, या फिर पब्लिसिटी में भी, अब जैसे ट्रेलर लॉन्च में एकदम से मीडिया का जो है, अब सर उसके बारे में बात अगर कर रहे हैं तो वो अलग हो जाती है बात। सो आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उनकी पहली मराठी फिल्म है, क्योंकि मनन मुझे पहले बोला मराठी है तो देखते हैं अब सर क्या बोलते हैं, लेकिन सर ने कहा ये लड़की है तो मुझे देखनी है, इसलिए फिर उन्होंने बुलाया। और जो है मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने प्रेजेंटर के तौर पे वो आए हैं, एंड सराही जा रही है फिल्म, ट्रेलर सबको अच्छा लगा है। और ये आपने जैसे कहा राधा मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग क्यों थी, क्योंकि यार इस तरह के जो रोल है ना, जो जिनके मन में कुछ चल रहा है, वो करने का एक तरीका डिसाइडेड हो गया ना फिल्मों में, मुझे कभी कभी लगता है लाउड तरीके से। तो मैं ऋषिकेश को बोल रही थी मुझे वो वैसा नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैंने ना एक बार एक शादी में एक औरत मेरे यहाँ पे बैठी थी और मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो वो औरत एकदम से मराठी में कुछ म्हणलं तिला, नाही जाऊ दे बाजूला समुद्र आहे, बाजूला चल बाजूला जाऊ दे। तो मैंने कहा जी आप मुझसे कुछ कह रही हैं, आप कुछ चाहिए? नाही म्हणायचं शिंकाळ्यावरचं दही खाली आणलं काय, नाही आणलं, जाऊ दे
असंच असतं छोड़ो. तो मुझे 5 मिनट लगे पता चलने में कि इनको कुछ मतलब शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ एंड या whatever. तो मुझे लगा कि ये जो भावना से तो और वो मुझे इतना वो देख के ये हुआ, तो मैंने उनसे कहा ऋषिकेश को कि मैं ये इस तरह से ये करना चाह रही हूँ कि लाउड नहीं, मतलब जैसे भावना से उसको मैं ट्रिगर करके जितना होगा, है ना. तो मतलब फिर मैं कुछ साइकेट्रिस्ट से मिली और मैंने उनको पूछा कि क्या 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 होता है ऐसे किरदारों का. तो मतलब शायद ये हम देखते हैं, या फिर मैंने ना ट्रेलर में भी किया, ऐसे ट्विचिंग होता है या फिर ट्रेमर्स होते हैं, क्या क्या होगा. बट आई डिडंट वांट टू मेक इट लाइक मैकेनिकल एंड लाउड. तो इसके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहा मेरा जो इसका जो जर्नी था, ये इस रोल का जर्नी, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाती थी. तो थोड़ा सा तो ऋषिकेश ने बड़ी अच्छी बात की थी मुझसे सेट पे. एक बार उसने ना, मैं कभी चिढ़ती नहीं हूँ लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, वो रोल शायद कुछ हो रहा था, तो उसने ऐसे मुझे बुलाया और बोला, अमृता सेट पे आओगी ना, राधा बन के मत आना, राधा को साथ लेके आना है, ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है. और वो बहुत बड़ा लेसन मेरे लिए रहेगा, मुझे लगता है कि वो कभी कभी जो बन के आना हो जाता है वो गड़बड़ हो रही थी. फिर पहली बार जो फाइट सीक्वेंस भी किया इस फिल्म के लिए, तो फाइट मास्टर हमारे पीके, उन्होंने हमको आके बोला, मैडम सबसे काम दिमाग रख के अगर कोई चीज़ करनी है स्क्रीन पे तो वो है फाइट सीक्वेंस. ये आपको मतलब विरोधाभास लगेगा कि भाई फाइट आपको कामली करनी है, बिकॉज ताव में आप आ गए और सामने वालों को कुछ भी मतलब ये हो सकता है. तो वो मैंने बात जहन में रखी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन दोनों ने मुझे उस कामनेस में रखा थ्रू आउट द फिल्म. तो फाइट सीक्वेंस में मैं ऐसे कुछ चीज उठा के यार ये लग जाएगी, इसको नहीं रखते, कोई हल्का वाला चीज़ दे दो, मतलब यू नो. तो ये वाला मेरा हो रहा था कि अंदर बाहर, लेकिन एक अलग ही वो सब एक्सपीरियंस रहा है. नाइस. एक और आपकी फिल्म आई है चिड़िया जी. उसके लिए विनय पाठक आए थे, लंडन टॉप पे बातचीत भी हुई. उसका तजुर्बा कैसा रहा? यार चिड़िया को मुझे मतलब खुशी भी है, नेवर से नेवर. मुझे लगा अब नहीं आएगी वो फिल्म, क्योंकि कितने 10 साल लग गए यार. 10 साल वो फिल्म राह देखती रही. इतनी खूबसूरत छोटी सी, मतलब ईरानी फिल्में होती है ना, जैसे वाइट बलून है ना, एक छोटी सी कहानी है उन 2 बच्चों की. अब लेकिन उसमें जो हम मराठी में एक वर्ड निरागस, मतलब इनोसेंस, वो जो होता है ना कि जो वो 2 बच्चों को लेके वो कहानी आगे जाएगी. मतलब ईरानी काफ़ी फिल्म मेकर्स ने ऐसी कहानियाँ मतलब बनाई ही हैं कि छोटी एक उनकी ये है कहानी. वाइट बलून तो मतलब वैसी, मुझे वाइट बलून ही याद आई थी जब मेहरान ने पहली बार मुझे ये कहानी सुनाई थी. तो मुझे तो लगा था नहीं आएगी, लेकिन विनय के साथ तब काम करके मुझे लगता है कि एक माहौल क्यों बना कि एक ऐसे इंसान भी हैं और एक ऐसे एक्टर भी हैं कि ना, मतलब मैं अगर कुछ एक महफिल जैसी हो गई थी, गाने की जैसी रहती है, ऐसे मुझे लगा विनय के साथ काम करना. और अभी वो फिल्म थिएटर्स में है और मैं चाहूँगी कि छोटी है फिल्म, शायद पता नहीं ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, क्योंकि उन 2 बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है. और मेहरान अमरोही जिन्होंने लिखी बहुत अच्छी है. मुझे यार कंटेंट ही ड्राइव करता है हमेशा. मैंने आपको इससे पहले भी बोला हुआ है कि इतना अच्छा कंटेंट, चाहे वो जारण हो या फिर चिड़िया हो, वो लेकर मेहरान अमरोही ने ये फिल्म लिखी है, बनाई है. तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. एंड आई एम हैप्पी दैट अभी 1 हफ्ता हो गया है फिल्म थिएटर में है, तो काफ़ी सराही जा रही है. लेकिन आई वुड लव इफ ज़्यादा लोग आकर इस फिल्म को देखें. एक फिल्म और है मराठी में आई है जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है, अभी 1.5-2-3 हफ्ते से आई है. मुझे कुछ दोस्तों ने बताई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ. आता थांबायचं नाही. हाँ, 2 फिल्में काफ़ी अच्छी भी जा रही है. आता थांबायचं नाही इज़ 1 फिल्म एंड गुलकंद. अच्छा, ये दोनों फिल्में ये अभी पहली अच्छा. वाली आता थांबायचं नाही के बारे में मैं आपको बताती हूँ. हमारा एक दोस्त शिवराज वायचड़, जिस बच्चे को मैंने ऐसे ही मतलब संदेश ने एक सीरियल बनाया था, उसमें वो मेन हीरो था, तो उस बच्चे ने फिल्म डायरेक्ट की है शिवराज ने. काफी पुरानी है, प्रागैतिहासिक काल की है मैडम जी. हमारा एनएसडी बैच कौन सा था? 99. और कौन कौन था बैच में? गोपाल. हाँ, दत्त तिवारी. गोपाल. अच्छा, उनका नाम गोपाल दत्त तिवारी है. हम तब तो ऐसा था, पता नहीं क्या उसने गोपाल दत्त ही लिखा, तिवारी लिखा. गोपाल दत्त, फिर हिबा नसीर सर की जो बेटी हिबा शाह, बी गौरी, कनुप्रिया शंकर,
ये सब मेरी बैचमेट। एन अमृता सुभाष। मैं और हिबा तो परेशान हो जाते थे क्योंकि बार बार अरे नसीर की बेटी आई, अरे ज्योति की बेटी आई, हमारा तो दिमाग नेपोटिज्म। ऐसे हम बोलते थे अरे हमारे पेरेंट्स ने पर ये भी इत्तेफाक देखिए कि देवर बैचमेट्स। यस वी वर बैचमेट्स। आपकी मदर है नसीर भाई और हिबा और आप मैं दोनों। बैचमेट्स, वही तो मैं कह रही हूँ, Interesting। वही था। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। और दूसरी चीज़ जो पिछले दिनों आमिर खान ने भी कही अपने एक इंटरव्यू में कि अगर हम सिनेमाघरों में जाके ये फिल्में नहीं देखेंगे एंड विल कीप वेटिंग OTT पे आएगी तो इनका बजट पूरा नहीं पड़ता है फिर ये अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बनती रहें तो थोड़ा सा कोशिश करिए और अलग अलग भारतीय भाषाओं की फिल्में जिनकी बहुत चर्चा हो रही है उनको ज़रूर जाके सिनेमाघरों में देखिए। भले ही वो आप महंगे ओवररेटेड पॉपकॉर्न मत खाइए, पर टिकट पे पैसा दे सकते हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने काम की वजह से, अपने परिवार की भी वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाल के लोगों से दो चार हुई हैं। कुछ के साथ आपने कोलैबोरेट किया, कुछ से सीखा। तो आप जो यूं ही नाम ले देती ना कि हाँ इब्राहिम अलका जी, हाँ पीजी देशपांडे, ये सब हस्ती हैं भाई। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक एक करके इन लोगों के बारे में इस दफ़ा संक्षिप्त में बताएं। बाद में हम एक और लंबी बातचीत रिकॉर्ड करेंगे जिसमें और विस्तार से बात करेंगे। कई बार जिक्र हो चुका है, इसलिए गुलजार साहब से ही शुरू करते हैं जिनके साथ आपने प्रेमचंद की कहानियों पर जो दूरदर्शन पे टेलीफिल्म्स और सीरियल्स आ रहे थे उसमें जो उनका सबसे मकबूल एक उपन्यासों में से एक है, सबसे मकबूल तो खैर गोदान है, पर निर्मला की भी बहुत चर्चा होती है। तो आपने निर्मला में लीड रोल किया था जी। कैसा था गुलजार साथ काम करना? सलीम आरिफ सर की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। सलीम आरिफ सर हैं NSD में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने पहली बार गुलजार साहब के वहाँ गई तो गुलजार साहब ने अंदर बुलाया उनके केबिन में, पहली बार उनसे रूबरू। तो उन्होंने कहा पान खा सकती हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ खाऊंगी पान। गाना गा सकती हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं गा सकती हूँ। चलो एक लोरी सुनाओ। तो मैं गाने लगी, लिंबोणीच्या झाडा मागे। अरे वाह सुंदर, होगी कास्टिंग। तो मैंने कहा हो गई कास्टिंग, पान खा सकती हो, लोरी सुनाओ। तो एक कहानी थी जिसमें ये सब, वो निर्मला नहीं थी, एक दूसरी कहानी थी। फिर उसके बाद तो एक जर्नी शुरू हुआ उनके साथ। वो तो और उनकी हिंदी, मतलब वो बहुत चाहते थे कि मैं उर्दू सीखूं, लेकिन उनकी हिंदी मैंने बिगाड़ दी इस चक्कर में। मैं तो, उन्होंने मुझे उर्दू की किताबें भेजी थी, बेटा कुछ सीखो। तो लेकिन निर्मला करते वक्त भी मुझे गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी बात, मुझे वो याद है। मुझे ना पता नहीं, छोटी थी ना, तो भाई एक बड़े उम्र की एक उसका पति उससे उम्र में बड़ा है, फिर उसका बेटा उसकी एज का है, उसकी वजह से वो पति को जेलसी हो रही है, वो सब निर्मला का जो ये था। तो मुझे पता नहीं चला। तो गुलजार साहब ने मुझे बुलाया और बहुत समझाया कि क्या किससे गुजर रही है, क्या हो रहा है, क्या जद्दोजहद, सब कुछ समझाया। मैं ऐसे से सुन रही थी। तो फिर बोले सब सुन लिया बेटा? मैंने कहा हाँ, अब ये सब भूल जाओ और शॉट दे दो। मैंने कहा जी जो सुना है वो सब भूल जाओ और शॉट दे दो। मैंने कहा ओके। तो जैसे नसीर सर ने भी कहा था ना कि भाई वर्किंग करो, लेकिन जब विंग्स में खड़े रह के स्टेज पे आओगे तो वर्किंग सब भूल जाओ और अपने इंट्यूशन को ये करो ना, मतलब। तो वो बात वहीं से शुरू हुई थी। गुलजार साहब क्या ने बढ़िया नसीर साहब ने आपको एक नसीहत दी थी जब उन्होंने आपके 2 शोज देखे और एक जैसी परफॉर्मेंस देखी। ही सेड, वो मृग तृष्णा नाम का नाटक था और अपने अभिमंच में मुझे लग रहा मैं रोती थी। ये NSD का एक अभिमंच स्टेज है। तो मैं एक सीन में बहुत रोती थी और तालियां बजती थी। तो मुझे तो लगा यार मैं तो कमाल कर रही हूँ, मतलब क्या है हूँ मैं, मतलब चीज़, ऐसा मुझे गर्व होने लगा। वो बोलते हैं ना बहुत भयावह होता है अज्ञानियों का अहंकार, वो वाला हो गया मेरा चक्कर थोड़ा सा। तो सर आ गए शो देखने, तो मैंने रो के तालियां निकाल ही ली। फिर सर ने दूसरा शो भी देख लिया, तो फिर मैंने रो के तालियां बजी। तो मुझे लगा अब सर जो मेरी प्रशंसा करने वाले, मैं तो मेरे कान तरस रहे थे। तो मैं चाय की टपरी है हमारी NSD की, वहाँ खड़ी थी। तो सर दूर से आते हुए देखे मैंने, तो मैंने ऐसे दिखाया कि यार मेरा तो ध्यान ही नहीं है, मैं तो आई एम सच ए कूल गर्ल। एंड तो वो आए, उन्होंने कहा अमृता। मैंने कहा ओह सर हाँ। तो मैंने आपका प्ले देखा। मैंने आपका प्ले देखा। तो मैंने कहा जी, एंड आई वाज लाइक यस बट आई एम कंसर्न्ड। मैंने कहा क्यों भाई कंसर्न? 2 बार मैंने तालियां ली है, कंसर्न क्यों है ये? तो बोले बेटा आई सॉ
both the shows, और बहुत गुस्सा उनके आंखों में, both the shows you did the same thing for claps. And ये देखो, I would rather see you failing doing something new rather than doing the same thing again and again for claps, okay? So I'm like, okay sir, sorry. Yeah. मतलब जरूरत भी थी उस किरदार को रोने की। आपको रोना अच्छा आता है इसलिए आपको थोपोगे उस किरदार पर जो आपको अच्छा आता है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उस किरदार पे थोपोगे उस चीज को। किरदार क्या क्या है, उसको क्या है, वो नया कुछ करोगे या अपना खुद को थोपोगे? एंड यू डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटेटिव हो जाओगी, करियर खत्म। एकदम से वो गुस्सा, तो मैंने कहा ये सब, लेकिन वो चीजें ना एकदम से झकझोर के मेरे अंदर चली गई कि भाई एरोज बदलो, वही एरो जो आपके यहाँ पे वो वहीं पे आप मारते रहोगे और निशाना लग गया और खुश हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। ब्रिलियंट लर्निंग। ऐसे नहीं होगा। तो वो सर से हमने वो बात मैंने रख ली है मेरे मन में। तो गुलजार साहब से, और गुलजार साहब बड़ा अच्छा पता है क्या बताते थे, कई बार ना एक्टर को कुछ एक एक्शन होता है और डायलॉग भी बोलना होता है। तो निर्मला में ऐसा बहुत था कि मतलब जैसे मैं रोटियां ये कर करके फिर आपसे बात भी कर रही हूँ, और तो कई बार ना ऐसे ऐसे हो जाता है, हौच पौच हो जाता है अगर आप वो ठीक से डिसाइड नहीं करोगे कब बोलना है, क्या करना है। एक्शन और डायलॉग साथ में सहज भी लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई हौच पौच हो रहा है ना। तो गुलजार साहब ने पहली बार बोला चलो बेटा टाइमिंग कर लो। तो मैंने कहा क्या मतलब सर टाइमिंग कर लूँ? तो बोले मतलब अभी देखो ये जो करने वाली हो ना सब रोटी, फिर तो अगर गुस्से से करोगी तो अलग से होगा, प्यार से बोलने वाली तो अलग से होगा। तो इमोशन के साथ ना इस एक्शन का टाइमिंग करना होता है। वाह, कैसे होगा, कहाँ से वो डायलॉग कैसे प्लेस करोगे, मतलब ये नहीं कि मैकेनिकली करो, लेकिन एक बार करके देख लो, टाइमिंग कर लो। रिदम क्या है, रिदम क्या, एग्जैक्टली वो लय किस लय से क्या होगा। मतलब अगर मैं प्यार से कुछ बोल रही हूँ तो ये बेलन ऐसे ऐसे जाएगा कि छोड़ो क्या क्या कह रहे हो, अगर गुस्से में हो तो क्या जाओ वहाँ पे, मतलब यू नो एक्शन बदल जाएगा। तो वो एक बात एक्शन और उसका उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया और वो मेरे जहन में रह गया। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। नाटक में भी करना पड़ता है ना जब एक्शन की टाइमिंग कर लो। सो वी टॉक्ड अबाउट थोड़ा बहुत नसीर भाई, गुलजार साहब। अनुराग कश्यप के साथ आपने रमन राघव की है, वो बहुत आपका बहुत ही हॉन्टिंग और बहुत कमाल का रोल है। आई लाइक, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू योर बॉडी ऑफ वर्क। मैंने किला वगैरह और ये सब बाद में डिस्कवर किया। किला अविनाश अरुण की एक बहुत कमाल की फिल्म है। आप पिछले दिनों उनकी 3 ऑफ अस आई थी, वो आपने नहीं देखी तो देखिए, किला भी ज़रूर देखिए। मराठी में कुछ अद्भुत काम हो रहा है पिछले 10-20 साल में। नागराज मंजुले की सैराट का बहुत जिक्र हुआ है, परेश मोकाशी की फिल्में, एलिजाबेथ एकादशी, आई जस्ट लव दैट फिल्म, है ना, सच सटल। निखिल महाजन की एक फिल्म है गोदावरी, खोज कर देखिए, Z5 पर है मेरे ख्याल से वो फिल्म। उसको नेशनल अवार्ड मिला है, जितेंद्र जोशी उसमें लीड रोल में है। इतनी लेयर्ड और इतनी कमाल की फिल्म है। सो इफ यू हैव टू वॉच वन फिल्म तो आप जाइए और जाके वो गोदावरी को डाउनलोड कर लीजिए, और फिर जब भी सफ़र में जाइए वक्त लगे उसको ज़रूर देखिए। आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट फिल्म। आशीष बेंडे की फिल्म है जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, सच पॉलिटिकल फिल्म, आत्म पैम्फलेट, बच्चे, और मतलब परेश मोकाशी की एलिजाबेथ एकादशी और ये आत्म पैम्फलेट। मैंने कहा यार ये तो दिखाई जानी चाहिए, स्कूलों में सिलेबस में होनी चाहिए कि भाई ऐसे भी हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द सोशल रियलिटीज़। सो बहुत कमाल काम हो रहा है। तो रमन राघव में जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी ना, एंड डर, घृणा, जुगुप्सा एंड दैट ब्लैंकनेस, और जब वो ऐसे कपड़ा हटाती है और वो देख रही है उसको, यू आर टू गुड। लेकिन उस आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया ना अभी, दैट इज कम्प्लीटली कश्यप्स डूइंग बाय द वे। वो जो हुआ ना, वो मैंने आपको बताया था शायद ये बात, कि ये जो लास्ट का पॉइंट है ना, जब वो बोलती है क्या छूना है तेरे को, करना है चल कर ले, वो जो लास्ट है ना जिसमें नवाज मुझे मारता है, तो उसमें कश्यप मुझे बोल रहा था कि वो साइको किलर है, वो साइको है आदमी ना, तो उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो उसको तू बिलो बेल्ट मारेगी तभी उसको डर लगेगा। कुछ ऐसी अजीब सी बात तुझे करनी होगी कि कुछ शौक होके तुझे मारेगा, नहीं तो क्यों बहन को डर के मारता है ना आदमी, ऐसा अनुराग मुझे बोल रहा था। तो कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, क्या करेंगे। और वो एक उसने पास्ट बताया था कि वो बहन का और उसका कुछ मतलब उस रेप भी किए हैं, क्या पता नहीं मतलब क्या उसका पास्ट है। और अनुराग बोल रहा था कि वो पास्ट मुझे दिखाना है ऑन स्क्रीन, लेकिन दिखाना नहीं है, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या पास्ट है इन दोनों का। तो यार वो सब चलता गया शूट,
एक दिन में और लास्ट आ गया, तो मैंने कहा मैं कैसे पहुंचूंगी वहां तक जहां ये मुझे, क्योंकि एक लाइन में वो चीजें बदल जाती है, विच इज द एंड ऑफ द सीन। एंड जब नवाज मुझे मारता है, मतलब आप वो सीन अगर आपको याद है, जी बिल्कुल, है ना, तो लास्ट लाइन एक लाइन बचा था कि वो मुझे पूछता है कि बाली कहाँ से ली, और तब उसके बाद मैं बोलती हूँ कि क्या करना है तुझे, एंड देन ही किल्स मी। तो तब मैंने कहा अनुराग अब कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो अनुराग ऐसा अरे वो सुकट का वो ये लाओ, वो खड़ा मसाले का ये लाओ, डिब्बा लाओ, कुछ तो उसका चल रहा है। मैंने कहा क्या खड़ा, तो वो चिकन बना रहा है ना वहाँ पे, तो खड़ा मसाले का डिब्बा लाओ मसाला। तो नवाज को आके बोला तू जो है ना चिकन बनाते हुए ऐसे करते हुए आया, नवाज को बोल रहा है तू इसको मसाला मांगेगा, ठीक है, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तो नवाज बोला ठीक है। तो मुझे बोला मसाले के, अच्छा मसाले का वो ऊपर रखो वो जो ये है वो, ठीक है, आपको इसको इसके हाथ में आना नहीं चाहिए। और मुझे उसने ये बोला जब औरत ऐसे होती है ना, शी इज़ वेरी वल्नरेबल, दिस इज फॉर अ वुमन, दिस पोजिशन इज अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन। दोनों हाथ आपके, अगर अभी भी मुझे वल्नरेबल लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं ठीक हूँ, है ना। तो बस उसने ये डायलॉग मुझे बोला कि वल्नरेबल होता है ये पोजीशन औरत के लिए, ये मेरे कान में बोल के फिर नवाज को बोला बस बाली कहाँ से ली के वक्त उसके कान में हाथ लगाना है आपको, बाली कहाँ से ली, कान में हाथ लगाना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो बात कर रही है ना उसको आप जवाब मत दो, आपको नहीं पता है वो क्या बात कर रही है, आप अपना चिकन बनाते रहो, ये सब। और फिर जय ओझा हमारा कैमरा पर्सन जो जिसने गली बॉय भी शूट की, उसको जाके बोला एक ही टेक होगा जय, इस चीज़ का एक ही टेक होने वाला है, कैसे करेगा क्या करेगा मुझे पता नहीं, जो भी होगा ये एक बार होने वाला है, ये टेक मुझे चाहिए ऐसे उसने बोला, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्यों ये सब बातें कर रहा है, क्या है इसके मन में ना, क्या डायरेक्टर है देखो, मतलब। तो सब शुरू हो गया, वो चिकन बना रहा है, मुझे मसाला दे दे। तो जैसे मैंने हाथ ऊपर किया, मेरा हाथ जब ऊपर था, मैं मसाले को टटोल रही थी वो डिब्बे को, मतलब कि मुझे वो मिले, तभी उसने मेरे कान को हाथ लगाया और उसने मुझे पूछा बाली कहाँ से ली। सौरभ मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या हुआ उसके बाद, बिकॉज आई एम इन दिस पोजिशन। और कान भी ना औरत का, कोई आते जाते कान को नहीं हाथ लगा सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी नाजुक जगह है हर हिसाब से, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं किस हिसाब से कह रही हूँ। तो जैसे उसने मेरे हाथ ऊपर है, कान को उसका हाथ लगाना मेरे, मैं दहला गई और कुछ ऐसे आदिम रिएक्शन आ गया मेरा, मतलब प्राणी हो गई मैं कुछ तरह की। और अचानक जो अनुराग ने मुझे पहले फीड दिया था कि पता नहीं बचपन में इसने आपके साथ क्या किया है, वो सारा एकदम से ठप से मेरे अंदर आ गया। और मैंने कहा क्या करना है तेरे को, करना है चल चल हाथ। और मैंने नवाज का हाथ कैसे लिया, कहाँ लगा, और नवाज वो शॉक्ड, बिकॉज ये मैंने प्लान नहीं किया था ये होगा, ये उसको नहीं पता था ये होगा। और वो है ऐसे करने लगा, तो उसको तो पता है मारना है भाई, पर वो भी शॉक हो गया। और मैंने नहीं चल 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 चल, क्योंकि क्या मेरा बच्चा है ना उधर पे, वो भी है, तो मैंने, एंड देन ही किल्ड मी। एंड जो आपने कहा, जो आपकी जहन में वो बात रह गई ना, वो एक आदिम तरीके से हो गई, मतलब वो ट्राइबल होता है ना, ट्राइबल लोग, अभी भी मुझे रोंगटे खड़े होते हैं। ये मतलब अनुराग क्या 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 इंसान है कि उसने ये सब इमेजिन करके वो चीजें प्लेस की थी, हमको बस ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, और उसको जय ओझा को उसने बोला था ये एक ही शॉट होगा, मतलब ही हैड फोरसीन इट कि ये होगा। तो अब मैं कैसे बोलूं कि ये मैंने किया, आप तो मुझे इसका क्रेडिट दे रहे, मैं ये बंदे ने देखो ना किस तरह से एक्टर को लेके जाता है वहां तक, वो खड़ा मसाला आ गया कहीं से, वो बाली कान की वो सब आ गया, एक लाइन में उसने मुझे वो ब्रिज दे दिया कश्यप ने मुझे। तो ये है अनुराग कश्यप चीज। फिल्म मेकर तो कमबख्त बहुत अच्छा है, ऊट पटांग हरकतें करते रहते ना, ये बयान दे दिया वो बयान दे दिया, 10,000 बार उनको बोला कि भाई जो काम अपन को बेस्ट आता है अपन उसके जरिए, जो भी आपको अगर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना है तो आप जाके थोड़ी दोगे, आप अपनी फिल्म के जरिए दोगे ना। ये सुधीर भाई कई लोगों ने समझाया है। But isn't this I mean, नहीं, मैं तो पहली बार फर्स्ट हैंड सुन रहा हूँ। Isn't this amazing कि जिस तरह से वो इंसान लेके जाता है एक्टर को। क्यों भाई ये बात है कि हर इंसान अनुराग कश्यप के साथ अच्छा काम क्यों करता है, ये है कश्यप। चोक्ड में भी, चोक में पता उसने मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं दी, बताया ना मैंने आपको, कैमरे पे पहली बार बता रहे हैं।
हाँ एक तो तो ये वैसे चीज भी यार, अरे क्योंकि तीसरा काम था हमारा एक दूसरे के साथ, तो फिर स्क्रिप्ट ही नहीं दी, तो हर रोज आके मुझे बताता था अब ये किरदार ऐसे करके, और कट ही नहीं बोलता था क्योंकि वो भी मराठी किरदार, तो मैं तो बोलती जाती थी और ना ऐसे ऐसे वीडियो के सामने ऐसे हंसता हुआ बैठता था। वो आप दोनों लोग जो बतिया रहे हो ना, दो पड़ोसन, हाँ तो हंसता रहता था। तो एक टाइम के बाद मैं बोलती थी भाई कट कट बोलो कट। तो क्या मतलब हंस क्या रहे हो यार, कट तो बोलो, डायरेक्टर हो तो हंस रहा है बेचारा, मतलब लेकिन बहुत मजा आया। तो भी एक अलग वो चोक्ड के सीन्स, और जैसे गिरीश कुलकर्णी है ना, उसमें थे अरे अगली में क्या दैट थाने का सीन, ओ गॉड, राहुल भट्ट, विनीत सिंह, गिरीश कुलकर्णी, मतलब वो पढ़ाया जाना चाहिए फिल्म स्कूल्स में सीन की ये होता है। तो आई एम श्योर ये कट नहीं बोला होगा उनको। हाँ वो बताया, विनीत ने और राहुल ने बताया कि बोले हाँ बस इतना बेसिक है, ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा कर लो, बाकी। पर अनुराग का भाई, अब मैं सेक्रेट गेम्स जब कर रही थी, पहला मेरा सीन शूट हो रहा था और जाते हुए ना मेरे से कुर्सी गिर गई। मैं ऐसे गुस्से में चली जाती तो कुर्सी गिर गई और मैं आउट ऑफ फ्रेम गई और मैं ओह शिट सॉरी करके मैं फ्रेम में वापस आई। तो अनुराग ने कहा क्यों वापस? मैंने कहा नहीं कुर्सी गिर गई। तो अच्छा हुआ था ना कुर्सी गिर, कितना अच्छा हुआ था। मैं तो आपके जाने के बाद कट करूंगा मैं शॉट, वापस क्यों आई अब? बिकॉज वो एक एक्सीडेंट जो हो गया था, ही लाइक्ड इट। क्यों गुस्से में कुर्सी नहीं गिरती है क्या यार? वापस क्यों आई तुम फ्रेम में? यू नो मतलब सॉरी। और तो ये उस बंदे को एक्सीडेंट्स और ये सब कुछ अच्छा लगता है। एक नाम और लेना चाहूंगी, विजय तेंदुलकर साहब। क्योंकि सौरभ मेरा पूरा जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, इंसान या करियर जो भी है उनकी बतौर है। क्योंकि जब मेरे पिताजी को अल्जाइमर्स डिटेक्ट हुआ था, मेरा दिमागी बहुत गड़बड़ हो गया था और ना मेरा रोना रुके, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं हेल्प ले सकती, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा भी ये टैबू था कि मैं पागल थोड़े ना हूँ, मुझे अपने आप आना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। तो तेंदुलकर साहब ने खुद वो थेरेपिस्ट के पास जाते थे और उन्होंने बतौर अपने उदाहरण से मुझे बताया कि यार जाओ मदद ले लो। तो तब से एक जर्नी उन्होंने मेरा शुरू कराया है और साइकोथेरेपी का। तो मैं थिएटर के तो बहुत नाम है जो समय की पाबंदी है। जी सत्यदेव दुबे पे उनका हम लोग 1 घंटे सिर्फ सत्यदेव दुबे पे बात कर सकते हैं। मैं जोया अख्तर का भी प्रोसेस जानना चाहता हूँ। आपने गली बॉय की, रणवीर सिंह की मदर का रोल, एक जिच भी रही होगी कि रणवीर आपसे क्या 7-8 साल छोटे होंगे? करेक्ट है ना? तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ मैं बताऊँ, जोया ने भी पहली बार मुझे जब देखा तो उसने कहा अरे यार तुम तो बहुत ही छोटी हो। नो सॉरी मुझे तो लगा था कि तुम नहीं, बिकॉज उसने रमन राघव में ही उसको लगा था कि लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो। नहीं तो मैंने कहा लेकिन क्या है वो तो बताओ, क्या है वो तो बताओ। उसने कहा यार ऐसे मैं फिल्म बना रही हूँ लेकिन नहीं तुम नहीं दिखोगी। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे स्क्रिप्ट तो दे दो। मुझे एकदम से ना कहीं से कॉन्फिडेंस आ गई। मैंने कहा आई विल पुल इट ऑफ, मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं कभी इस तरह से। तो उसने ऐसे देखा मुझे, शी सेड ओके मैं स्क्रिप्ट दे रही हूँ, ना बोलोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब प्रेशर में आके नाम मत बोलना, स्क्रिप्ट पढ़ो और जो तुम्हें करना है करो। तो पूरी स्क्रिप्ट जब पढ़ने लगी तो ना, जब वो सीन है मेरा जब मैं कहती हूँ कि क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है, ये लाइन मैंने पढ़ा, क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है। विजय राज से बोलती है। झोपड़पट्टी की एक औरत, धारावी की एक औरत अपने पति को ये अपने बच्चों के सामने जिस तरह से बोलेगी, तो मैंने कहा भाई ये क्या लाइन है, ये इस रूह से तो मुझे गुजरना पड़ेगा, ये लाइन तो मुझे बोलनी ही है। तो बाकी सब गिर गया, मतलब जो डर लग रहा था जो भी था, मैंने कहा नहीं ये सीन तो मुझे करना है चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने फिर जोया को कहा मैं करूँगी। जोया भी अच्छी बात है कि रिहर्सल्स पूरे, और विजयराज वो भी एक मतलब क्या है ना कि मैंने ना उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहली बार, रिपर्टरी के दिनों की दोस्ती है। अरे दोस्ती, वो रैभ्य मैं करके दिखाऊं वो कैसे करते थे रैभ्य, खड़े रहना पड़ेगा मुझे। हाँ तो पता है मैंने विजयराज को कैसे देखा है स्क्रीन पे, स्टेज पे, कि रैभ्य ऋषि है जैसे दुर्वास थे ना, ऐसे गुस्से वाले ऋषि। तो उन्होंने ये वर्कआउट किया था कि मसल कंट्रोल उनका जा चुका है एज की वजह से। सो ही यूज्ड टू कम यू नो ऐसे, मतलब एक भी उसका मसल एक जगह पे नहीं, ऐसे वो पाँव भी उनके ऐसे हिलते, ऐसे वो आते थे स्टेज पे एज रैभ्य ऋषि।
वो एक चमत्कार था। मतलब मैं ऐसे देखती थी, हम अग्निवर्षा गिरीश कर्नाड साहब का प्ले, और मैं ऐसे देखती थी कि ये क्या, कैन यू इमेजिन ये स्टेज पे करना क्या होगा सौरभ, ये तुम स्क्रीन पे कर शॉट दे के बैठ जाओगे जैसे मैं अभी बैठ गई हूँ। यू हैव टू सस्टेन दिस इन रियल टाइम। कैन यू इमेजिन वॉट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दिस रिक्वायर्स। तो जब मुझे पता चला विजय राज है तो मैं तो भाई, तो जोया ने रिहर्सल्स रखे और पहली बार मुझे लगा कि जब मैंने उनको देखा ना काम करते हुए, मुझे डर लगा। तो मैंने संदेश को कहा, संदेश मुझे डर लग रहा है। तो संदेश ने बोला ठीक है, फिर सीख लो ना, जहाँ डर है वहाँ से सीख है, तो सीख लो तुम। तो तब से विजय राज सर के साथ एक, मतलब वो तो डरते हैं ना सब, अबे क्या सर गुड मॉर्निंग, अबे क्या गुड है भाई इस मॉर्निंग में, है क्या गुड है, मतलब ये उनका जो सब चलता रहता था। तो मैंने सोचा नहीं मैं इनसे सीखूंगी। तो ये जो सीन था उसमें सर ने मुझे जिस तरह से टाइमिंग सिखाया, ये तूने कैसे सोचा था मुझे कैसे छूना है, कभी वो मैं बहुत जल्दी बोल रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस सीन में। तो सर ने मेरी आंखों में देख के विजयराज सर ने बोला था कि बेटा ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना, तूने कौन सी सेज सजा के रखी थी, वो बहुत घिनौनी लाइन है। एक मर्द एक औरत को जितना गंदा बोल सकता है ना, वो उस लाइन में है। तो तुम उसको ले लो, तुम जल्दी कर रही हो। इस लाइन के बाद 1 2 3 सेकंड वेट करो और फिर अपना लाइन बोलो। मैंने कहा ठीक है, तब तक कैमरा भी आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। जैसे ही शॉट होने लगा तो उन्होंने कहा तूने कौन सी सेज सजा के रखी थी, मैंने 1 2 3 मैं सिर्फ रुकी। फिर से वो जानवर, मैंने कहा ना आदिम ट्राइबल कुछ हो गया। मतलब एक आपको सही सजेशन मिल जाता है ना सामने, तो कुछ ट्राइबल आपका हो जाता। तो मैं ट्राइबल जैसी, मैंने कहा तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है। एंड देन विजय राज सर को पता चल गया कि बात कुछ हुई है। तो आगे का शॉट कंटिन्यूड नहीं था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया। वो फट से जाके ना दरवाजा बंद किया उन्होंने। अंदर वीडियो असिस्ट के साथ जोया बैठी हुई मुझे दिख रही है, तो उन्होंने दरवाजा बंद किया। मैं गई और मैं ठक 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 दरवाजे पे मारने लगी, जो शॉट कंटिन्यू नहीं होने वाला है। लेकिन सबको पता चल गया, कैमरा ने मुझे फॉलो किया, सब लोग। और फिर जोया देख रही है वो सब हो रहा है। एंड देन जोया ने माइक पे बोला, रणवीर एंटर द सीन, एंटर द सीन। वो ऊपर के इसमें होता है, वो आता है, मुझे गले लगाता है। जब उसने मुझे गले लगाया तब मैं, वो जो आदिम ट्राइबल जो कुछ भी हुआ था हिस्टेरिया, वो मैं वहां से वापस आई। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। You started crying in that scene. In the scene which we see, this is the take. लेकिन तब क्या हुआ, I started crying and मैंने रोने लगी। एंड सन्नाटा था सेट पे। तो जोया अंदर से बाहर आई और जय ओझाई है, कैमरा सेम है, वही है जो रमन राघव। उसने कहा जय फोकस चेक कर लो यार कि अगर फोकस नहीं है पूरा बेकार हो जाए, सब गया। तो वो ऐसी थी, फोकस चेक कर लो यार। तो जय ऐसे था, यस, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये कुछ घट जाती है ना बात भाई, वो रिहर्स और उसमें नहीं आता है, वो एक ही बार होगा वो। करेक्ट। तो जय ऐसे अंदर गया और ऐसे देखने लगा, और फिर सब हम लोग ऐसे बाहर खड़े, और फिर वो बाहर आया, ओके फॉर मी, हाँ। एंड देन दैट इज द टेक जो विजय राज सर ने वो एक बात बताई, उसके बाद वाला जो टेक है वो हम देखते। तो इन सब ने सिखाया बहुत है सीखने का सिलसिला चलता रहेगा, और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं विद काइंड कंसेंट फ्रॉम वन एंड ओनली अमृता सुभाष कि हम एक बार लंबी सी बैठकी करेंगे, बिल्कुल दुनिया जहाँ की बातें करेंगे। पर सिनेमा अड्डा में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अमृता सुभाष की फिल्म आ रही है जारन के नाम से, जो 6 जून से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी। मराठी भाषा की फिल्म है, पर स्क्रीन पे इंग्लिश सबटाइटल्स भी आएंगे। हाँ। तो अगर इनकेस, एक तो मराठी हिंदी के बहुत करीब है। इसमें अनीता दाते जी जो गंगूटी का पात्र निभा रही है, जो पोस्टर पे मेरे साथ हैं, उन्होंने अहिराणी भाषा पहली बार वो लेकर आई है। मतलब वो ओरिजिनली उनके डायलॉग्स मराठी में थे, कोंकण वाली डायलेक्ट में थे, लेकिन व्हाट एन एक्टर कैन ऐड टू अ रोल, तो उन्होंने अहिराणी नाम का एक एक्सेंट, इजंट शी अमेजिंग, तो उन्होंने अहिराणी हमारे यहाँ का जो एक्सेंट, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको फोटो भेजी थी, तो हमारे घर में कचहरी है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ चीज़ें। तो मैं कचहरी में अकेले बैठे देख रहा था, और वो उनके सीन में मैंने कहा अरे, तो हाँ ना, हाँ, मतलब आप अपने एकांत में भी कुछ संतरास हो सकते हैं ना। तो वो उस लड़की ने, अनीता को हमने पहले तुम्बाड़ में देखा हुआ है। यस, तुम्बाड़ में देखा हुआ है, कमाल के एक्टर हैं। और उन्होंने, आपने चूंकि भाषा का जिक्र किया, वो अहिराणी लेकर उन्होंने ऐड किया है इस फिल्म में। तो इस सब के सबटाइटल्स रहेंगे
जहाँ पे आप कह रहे थे। हाँ, और ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं सीखने की बात, तो भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा और भाव आप तक तभी आएंगे जब आप उन तक जाएं। हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो कुदाल चलानी पड़ेगी बीज डालने के बाद भी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी छां, तभी अलग अलग खूबसूरत से पौधे उगेंगे। अमृता सुभाष जी, आप मेरी दोस्त हैं, वो एक अलग फैक्ट है, बट आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। और जो इंसानों में सबसे ज़रूरी गुण होना चाहिए, कृतज्ञता, जिस तरीके से आप उन सबको याद कर रही हैं जिन्होंने आपको सिखाया, ये आपको सम्माननीय बनाता है। और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द इस्तेमाल करूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी ऑफ वर्क एंड नाउ आई हैव ग्रेटर रिस्पेक्ट बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हम ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपने सहकर्मियों और अपने गुरुओं, अपने डायरेक्टर्स प्रति कृतज्ञता जताई है, दैट सिंपली टेल्स अस कि आप कितनी अमेजिंग इंसान हैं। इट्स एन ऑनर टू नो यू लिटिल बिट। और मैं चाहूँगा कि हम लोग फिर से एक लंबी बातचीत करें बैठकी में, जो हमारा एक प्रोग्राम होता है जहाँ हम तसल्ली से 2 घंटे 3 घंटे एकदम बातचीत करते हैं। जरूर। और जागरण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सिनेमा अड्डा में आज के लिए इतना ही। हमारी साथी गरिमा बुधानी आपसे अक्सर बात करती हैं, कभी कभी हम आ जाते हैं ज़बरदस्ती उनकी कुर्सी पर बैठने। ललन टॉप पर संवाद का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।